हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो इससे कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 6 मार्च 2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में आपके इतने शिफ्टों में आपके एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख से लेकर के आपका 6/3/2019 की शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 6/3/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि यदि 10 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है तो उस काम का कितना भाग एक आदमी एक दिन में कर सकता है। तो आपको एक एमडीएच फॉर्मूला आपको हमेशा पता होना चाहिए इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए। एमडीएच फॉर्मूला आपका हो जाता है मैन इंटू डेज इंटू आवर बटा नीचे आपका क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। बराबर आपका क्या हो जाएगा, m2 यानी कि दूसरे काम के आदमियों की संख्या इंटू d2 इंटू आपका h2 हो जाएगा। नीचे आपका क्या हो जाएगा, बाई वर्क यानी कि w2 हो जाएगा। यानी कि इसे जो आप एमडीएच फार्मूला से याद रख सकते हैं। तो क्या होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर यानी कि आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या इंटू घंटों की संख्या बटा नीचे क्या होता है, कुल कार्य होता है। अब बराबर उसी तरीके से उसी काम को जो दूसरे आदमी करते हैं और दूसरे दिनों में करते हैं और नीचे जो है दूसरा काम किया जाता है उसी के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न को आपको ये फार्मूला हमेशा याद रखना है हल करने के लिए। तो यहाँ पर जो है सारा वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर आदमियों की संख्या कितनी दी गई है, तो 10 दी गई है। कितनी दी गई है, 10 दी गई है। और दिनों की संख्या कितनी दी गई है, तो दिनों की संख्या भी 10 दी गई है। यहाँ पर घंटा नहीं है तो यहाँ पर उसके बिना भी जो है आप यहाँ पर इस फार्मूला पर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर घंटे की संख्या नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बटा नीचे क्या लिखेंगे, वर्क लिखेंगे यानी कि काम की संख्या लिखेंगे। तो काम यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक काम करता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, नीचे एक कर देंगे, बराबर आप कर देंगे यहाँ पर। फिर बोला गया कि उसी काम को एक आदमी एक दिन में कर सकता है। क्या कर सकता है, उसी आदमी मतलब उसी काम को एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा। तो मान लेते कि यक्स काम करेगा, यक्स का वैल्यू आएगा जो आपका वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यानी कि आपके काम की संख्या हो जाएगी जो कि एक आदमी एक दिन में करेगा। यहाँ पर यक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। यानी कि एक आदमी मिलकर एक दिन में कुल काम का 1/100 भाग पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर दिया गया है कि यदि x और y का अनुपात 2:3 है, यानी कि x रेशियो y का कितना दिया गया है, मान 2:3 दिया गया है। फिर से आपसे पूछा गया ये जो आपका दिया गया इसका क्या पूछा गया, मान पूछा गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू x के जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे और y के जगह जो है क्या वैल्यू पुट करेंगे, 3 वैल्यू पुट करेंगे। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3x यानी कि 3 को 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। 2y है यानी कि 2 को 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ भी हो जाएगा आपका। x का वैल्यू यहाँ भी क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। प्लस y नीचे भी जो है क्या करेंगे, y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। क्या करेंगे, आप सभी को जोड़ देंगे तो ऊपर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 6 12, कितना हो जाएगा टोटल 12। नीचे आपका कितना हो जाएगा 18 और 15 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसे जो है और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से कटेगा तो काट देंगे, 3 चौक आपका कितना हो जाएगा 12 और 3 से नीचे आपका कितना हो जाएगा 11। यानी कि इस पूरे ये जो दिया गया था कि इसका मान निकालना, उनका हल करने पर यानी कि सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर कितना आया, तो 4/11 आया। कितना आया, 4/11 आया। तो इस तरीके के प्रश्न में कुछ नहीं करना होता आपको, x और y का वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना है 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका परिमाप यानी कि इस समबाहु त्रिभुज यानी कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला हो जाता है √3/4 इंटू क्या हो जाता है आपका साइड स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर या फिर बोल सकते हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर निकालना फिर आपको क्या है, परिमाप निकालना है। तो पेरीमीटर का भी फॉर्मूला क्या हो जाता है, या आपका पेरीमीटर यानी कि परिमाप का फॉर्मूला हो जाता है √3 नहीं 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका साइड यानी कि तीनों भुजाओं का योगफल ही आपका क्या हो जाएगा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल ही क्या हो जाएगा आपका पेरीमीटर यानी कि परिमाप हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल जो है एरिया कितना है 16√3 है। तो हमें पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले साइड यानी कि भुजा का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है टोटल एरिया के बराबर क्या पुट करेंगे 16√3 पुट करेंगे, तो आपका साइड आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे √3/4 साइड स्क्वायर है, तो साइड स्क्वायर बराबर आपका कितना टोटल एरिया, यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया गया 16√3 दिया गया। कितना दिया गया 16√3। तो हल करेंगे तो √3 चला गया, आपका क्या है साइड स्क्वायर है। तो साइड स्क्वायर बराबर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 × 4 यानी कि 64 हो जाएगा। तो जब इधर का स्क्वायर ये जो है स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। तो √64 यानी कि √64 का किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है। यानी कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का समबाहु त्रिभुज का भुजा की लंबाई कितनी आ गई, तो 8 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर आ गई। तो हमें चाहिए क्या पेरीमीटर यानी कि परिमाप चाहिए। तो परिमाप अभी आपको क्या बताया गया कि 3 इंटू साइड होता है यानी कि तीनों भुजाओं का योगफल ही क्या होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है। तो 3 इंटू क्या करेंगे भुजा, भुजा का जो है माप कितना आया था, एक भुजा की लंबाई कितनी थी आपकी 8 सेंटीमीटर थी। तो क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा परिमाप यानी कि पेरीमीटर, तो 8 तिया 24 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा टोटल परिमाप 8 तिया 24 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि रेखा लीजा को एक डीवीडी प्लेयर 15% के लाभ पर बेचती है। बोला गया कि रेखा जो है लीजा को एक डीवीडी प्लेयर 15% के लाभ पर बेचती है तथा फिर जो है लीजा क्या करती है, फिर जो है लीजा उसे क्या करती है मेघा को 25% के लाभ पर बेचती है। तो आपसे बोला जा रहा है कि यदि मेघा उसके लिए 2875 रुपये का भुगतान करती है तो रेखा के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। यानी कि रेखा जो शुरुआत में उसने लीजा को बेची तो रेखा के लिए उस डीवीडी का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जब आपसे इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में आपका यानी कि शुरुआती जो है संख्या यानी कि जो शुरुआती नंबर और अंतिम संख्या से आपको जब इस तरीके के मैथ हो तो आप रेशियो से इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि 15% है, कितना है यहाँ पे 15% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 3 बार में, नीचे कितना बार में चला जाएगा 20 बार में। यानी कि 15% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/20 लिख सकते हैं। 15% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में हम लोग 3/20 लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसे भी 25% को भी क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो दोनों परसेंट को हम लोगों ने क्या किया सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। तो यहाँ पर बोला गया कि रेखा जो है
एक डीवीडी प्लेयर को लीजा को 15% के लाभ पर बेच देती है, यानी कि 20 यूनिट का जो है कोई डीवीडी था उसे 3 यूनिट के लाभ पर किसे बेच दी? रेखा ने लीजा को बेच दी। यानी कि रेखा के लिए उस डीवीडी प्लेयर का क्रय मूल्य कितने यूनिट था? तो 20 यूनिट था। और उसे बेच कितने में दिए उसने लीजा को? तो 20 में, यानी कि 20 का जो है सामान था, यानी कि 20 का क्रय मूल्य था रेखा के लिए, और उसे 3 यूनिट के लाभ में बेच दी। यानी कि 20 का सामान उसने कितने में बेच दी? 3 यूनिट लाभ, यानी कि 23 में बेच दी। रेखा ने 20 यूनिट का सामान 3 यूनिट के लाभ लेकर उसे कितने में बेच दी? लीजा को 23 यूनिट में बेच दी। फिर लीजा जो है मेघा को क्या किया? 25% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 4 यूनिट का सामान 1 यूनिट के लाभ में बेच दिया। यानी कि यहाँ पर 4 का सीपी यहाँ पर जो है कितने में बेच दिया? 5 यूनिट में उस वस्तु को, यानी कि उस डीवीडी प्लेयर को बेच दिया गया। तो यहाँ पर इधर जो गुना करेंगे आपका क्या आ जाएगा? रेखा का क्रय मूल्य आ जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा आपका क्या आएगा? मेघा का क्रय मूल्य आएगा। तो मेघा का क्रय मूल्य, यानी कि मेघा जो है उस वस्तु, उस डीवीडी को कितने में खरीदी थी? 2875 में। तो इधर गुना करेंगे तो मेघा का क्रय मूल्य, यानी कि मेघा ने जितने डीवीडी रुपये में खरीदा, और इधर गुना करेंगे तो रेखा का क्रय मूल्य अनुपात में आ जाएगा। हल करेंगे इसे, क्रॉस यहाँ पर जो कटेगा तो काट लेंगे पहले। तो यहाँ पर 5 से 20 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 4 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 4 चक 16 गुना करेंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 23 × 1, यानी कि 23 आ जाएगा। यानी कि रेखा के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितने यूनिट है? 16 यूनिट है। और मेघा के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 23 यूनिट है। तो इसे 23 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया? 2875 रुपये दिया गया। इसे 23 यूनिट का वैल्यू जो है रुपये में कितना दिया गया? 2875 रुपये दिया गया है। यानी कि 23 यूनिट, इस 23 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2875 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 2875 को 23 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका? एक बार में 23, तो कितना बचा? 5 बचा। 23 दूनी 46 आपका हो गया। 7 5 7 4 11, 23 25 आपका कितना हो गया? 115। यानी कि 23 यूनिट का सामान 2875 उसका दाम था। यानी कि कितना गुना जो है? 125 गुना है। 23 का 125 गुना कितना? 2875 है। तो इसका भी 16 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए भी क्या करेंगे? इसको भी 125 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा? यहाँ पर गुना कर लेंगे तो 16 25 80, 8 16 दूनी 32, 8 40 4, और आपका 16 16 4 20 हो गया। यानी कि रेखा के लिए उस डीवीडी का क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था? तो 2000 रुपये था। कितना था? 2000 रुपये था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। लाइक कंपलसरी है, तो लाइक करना जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक काम को पूरा करने के लिए यदि एक व्यक्ति कम होता है, यानी कि किसी काम को अगर कोई आदमी, यानी कि किसी संख्या में कोई आदमी काम कर रही है, उस आदमी में अगर जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं उसमें अगर एक आदमी की कमी हो जाती है, तो उस काम को पूरा करने में पहले जितना समय लगता था उससे अब क्या लगता है? 1 और दिन लगता है। यानी कि पहले अगर जितना आदमी काम कर रहे थे उसमें से अगर एक आदमी कम काम करते हैं तो पहले जितना दिनों में काम हो रहा था अब उससे क्या होगा? 1 दिन ज़्यादा लगेंगे काम को पूरा करने में। फिर बोला गया आगे कि यदि कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक मानव दिनों की संख्या 56 है, यानी कि मैन इंटू डेज, यानी कि आदमियों और दिनों की संख्या का गुणज यहाँ पर कितना है? 56 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि काम करने के लिए जो है, तो काम करने के लिए पहले जो है कितने व्यक्ति जो है उस काम को कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि पहले जो है काम कर रहे थे जितने आदमी, उनके आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या, टोटल कितना है? 56 है। यानी कि आदमियों की संख्या मान लेते कि यम है, आदमियों की संख्या हम लोगों ने क्या मान लिया? यम मान लिया। और उस काम को जितने दिनों में पूरा किया जाता है, यानी कि जितने दिनों में पूरा किया जाएगा उसे हम लोग क्या मान लेंगे? डी मान लेंगे। यानी कि मान लेंगे कि यहाँ पर आदमियों की टोटल संख्या जो है कितनी है? यम है। और उस आदमी जो है टोटल काम कितने दिन में करते हैं? डी दिन में करते हैं। इन दोनों का गुणज यहाँ पर कितना दिया गया है? 56 दिया गया है। कितना दिया गया? 56 दिया गया। कितना दिया गया? 56 दिया गया। तो इधर आपका क्या हो गया? इधर भी आपका टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हो गया, इधर भी आपका क्या हो गया? टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हो गया है।
तो क्वेश्चन में फिर बोला गया था कि अगर आदमियों की संख्या एक कम हो जाती है, यानी कि अगर पहले आदमी यम थे, उसमें क्या हो गई, अब एक की कमी हो गई। क्या हो गई, पहले अगर टोटल आदमी यम थे उसमें क्या हो गई, एक आदमी की कमी हो गई। तो जितने दिनों में पहले कार्य हो रहे थे उसमें भी अब क्या हो गई, एक दिन की वृद्धि हो गई। यानी कि पहले अगर डी दिन में काम कर रहे थे तो अब डी प्लस एक दिन और लगेगा पूरा काम को करने में। तो इधर भी दोनों को गुना कर देंगे तो आपका इधर भी क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। तो इस टोटल वर्क के बराबर क्या, यम इंटू डी भी आपका क्या था, टोटल वर्क था। तो टोटल वर्क बराबर यहाँ पर टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य लिख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करने के बाद इसे हल करेंगे। हल करेंगे यहाँ पर तो आपका कितना हो जाएगा, यम इंटू डी प्लस आपका यम हो जाएगा माइनस आपका डी हो जाएगा माइनस यम बराबर आपका क्या हो जाएगा, यम डी। इधर भी पॉजिटिव में इधर भी पॉजिटिव में, अपोजिट साइड में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी। डी का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि यम इंटू डी बराबर क्या है आपका, टोटल वर्क 56 है। तो D बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 56 बटा क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। यम इंटू डी बराबर अगर 56 है तो D बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 56 बटा यम लिख सकते हैं। अगर यम इंटू डी बराबर 56 है तो D बराबर क्या हो जाएगा, 56 बटा यम। यानी कि यहाँ पर D का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 56 बटा यम। हल करेंगे यहाँ पर, यम आपका बचा है माइनस D का वैल्यू यहाँ पर 56 बटा यम आपका हो गया माइनस एक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट गया था सारा तो जीरो हो जाएगा। हल कर लेंगे यहाँ पर तो एलसीएम ले लेंगे तो यम स्क्वायर आपका हो जाएगा 56 माइनस 56 माइनस यम हो जाएगा बराबर आपका क्या बचेगा, जीरो बचेगा। हल करने पर इसे क्या करेंगे, इसे मिडिल टर्म स्पीड पे हम लोग तोड़ लेंगे इसे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यम स्क्वायर यहाँ पे तोड़ेंगे तो माइनस 8 यम आपका हो जाएगा प्लस 7 यम माइनस आपका 56 होगा। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्पीड पे तोड़ रहे हैं। यहाँ पर तोड़ने के बाद यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यम माइनस 8 कॉमन आएगा और आपका क्या आ जाएगा, यम प्लस 7 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर जो है जब यहाँ पर इन दोनों में से यम कॉमन लेंगे तो यम माइनस 8, यहाँ पर से यम कॉमन लेंगे तो यम माइनस 8 बचेगा। यानी कि आपका दोनों जो है क्या इक्वेशन बनेगा, यम माइनस 8 यम प्लस 7। तो आदमियों की संख्या हमेशा पॉजिटिव में होगी। आदमियों की संख्या यानी कि टोटल जितने आदमी पहले थे, निगेटिव में तो कोई आदमी नहीं होगा। कोई तो ना कोई आदमी तो कार्य कर रहे होंगे, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, तो कभी भी आदमियों की संख्या निगेटिव में नहीं आ सकती। अगर हम यम प्लस 7 बराबर जीरो लेंगे तो यम का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 7। तो हम ये वैल्यू आपका नहीं ले सकते क्योंकि आदमियों की संख्या हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, यम माइनस 8 बराबर जीरो। तो यम बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि कुल जो है शुरुआत में कितना काम कर रहे थे, उस काम को करने के लिए 8 आदमी लगे हुए थे उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या का एक बेलन पिघलाया जाता है। यानी कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, और जिसका रेडियस कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर दिया गया। और बोला गया कि उसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, यानी कि एक स्फीयर बनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस गोले की त्रिज्या यानी कि उस स्फीयर का रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेलन का यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी वस्तु को यानी कि किसी अन्य आकार वाले वस्तु को किसी अन्य आकार में जो है ढाला जाता है तो हमेशा किस आधार पर ढाला जाता है, उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन के आधार पर ढाला जाता है। यानी कि जितना आयतन बेलन का होगा उतना ही आयतन क्या होना चाहिए, गोला का भी आयतन होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला और गोला का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेलन यानी कि सिलेंडर का आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ये आपका हो गया सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला। और गोला यानी कि स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, गोला के आयतन का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो दोनों फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई, तो पाई को पाई रहने देंगे। आर यानी कि त्रिज्या इसकी कितनी दी गई है, तो 3 सेंटीमीटर दी गई। 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। इंटू क्या करना है, एच करना है, तो एच यानी कि ऊंचाई कितनी दी गई है बेलन की, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 सेंटीमीटर। फिर जो है बेलन का आयतन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, स्फीयर यानी कि गोला का आयतन होगा। तो दोनों का वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, 4/3 पाई आर क्यू। हमें निकालना क्या है, स्फीयर यानी कि गोले का आपका क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या को क्या करेंगे, आर से यहाँ पर रहने देंगे, आर का वैल्यू जो आएगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर हल कर लेंगे इसे, तो पाई से पाई आपका चला गया, 4 से 4 चला गया। आर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा आपका, 9 तिया 27। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 27। तो आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, आर बराबर आपका हो जाएगा 3, क्योंकि जब इधर आर क्यू है तो इधर क्या करेंगे, जब आर क्यू को यानी कि क्यूब को इधर जब भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, 27 का क्यूब रूट बन जाएगा। जब आर पर जो पावर क्यू है जब 27 की तरफ इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, 27 का क्यूब रूट बन जाएगा। तो 27 क्यूब रूट जो है किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है, यानी कि त्रिज्या कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि उस गोले का त्रिज्या कितना है, तो 3 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 3 सेंटीमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि ए तथा बी की आय 5:3 यानी कि 5:3 के अनुपात में है। यह फिर दिया गया कि ए बी तथा सी के व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, 8:5:2 है। फिर बोला गया कि यदि सी का व्यय यानी कि खर्च जो है कितना है, 2000 है, तथा बी की बचत जो है कितनी है, 700 हो, तो ए की बचत यानी कि ए की सेविंग कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग लिख देते ए बी सी। यहाँ पर ए का क्या है, ए का यहाँ पे लिख लेते हैं आपका इनकम यानी कि आय, यहाँ पे लिख लेते एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, और नीचे क्या लिख लेते सेविंग यानी कि बचत आपका यहाँ पर हो गया। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि सी का व्यय यानी कि सी का एक्सपेंडिचर कितना है, यानी कि खर्च कितना है, तो 2000 रुपये। तो यहाँ पर सी का लिख लेंगे हम लोग 2000 रुपये, यानी कि सी जो है अपनी कुल आय में से कितना रुपये खर्च कर देता है, तो 2000 रुपये खर्च कर देता है। फिर और दिया गया रुपये में कि सी जो है बी जो है 700 रुपया बचत करता है, यानी कि बी का बचत जो है कितना है, 700 रुपये। बी का सेविंग यानी कि बचत कितना है, 700 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो से यहाँ पर सारा वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर बोला गया कि ए बी सी का व्यय का अनुपात कितना है, 8:5:2 है। यहाँ पर फिर दिया गया कि सी का व्यय कितना है रुपये में, 2000 रुपये, यानी कि इस 2 यूनिट का वैल्यू जो है कितना दिया गया रुपये में, 2000 रुपये दिया गया। तो 2 यूनिट का वैल्यू अगर 2000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। 2 यूनिट का वैल्यू अगर 2000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि ए बी और सी ने कितने कितने रुपये खर्च किए। तो 1 यूनिट का अगर 1000 रुपये तो 8 यूनिट का कितना हो जाएगा, 8000, यानी कि ए ने जो है 8000 रुपये खर्च किए। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1000 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000, यानी कि बी ने जो है कितना खर्च किए, 500 रुपया खर्च किया है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से हमें पता चल गई कि यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कितना कर रहा है हमें पता चल गया बी। यहाँ पर जो है सेविंग यानी कि बचा क्या रहा है वो भी हमें पता चल गया। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम बराबर यानी कि आय बराबर क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। यानी कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। कुल आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। यानी कि जितना रुपया खर्च किया प्लस जितना रुपया बचत किया, दोनों का योग क्या बनता, टोटल आय बनता है। तो यहाँ पर 5000 रुपये बी ने खर्च किए, 700 रुपये उसने बचाए, यानी कि टोटल जो है उसने कमाया होगा कितना, तो 5000 और 700, यानी कि टोटल उसने जो है बी ने 5700 रुपये कमाए हैं। तो यहाँ पर दिया गया कि ए और बी का आय का अनुपात कितना है, 5:3 है, यानी कि इस 3 यूनिट का वैल्यू जो है यहाँ पर कितना है, 5700 है। इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5700 रुपये है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 यूनिट बराबर अगर 5700 है तो 3 से 57 को काटेंगे तो 19 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा,
1900 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते कि ए की आय कितनी है, यानी कि ए कितने रुपये कमाता है। तो 1 यूनिट बराबर अगर 1900 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर अगर 1900 रुपये तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 19×5 = 9500। तो अब हमें पता चल गई कि ए जो है 9500 रुपये कमाता है, उसमें से 8000 रुपये जो है क्या कर देता है, खर्च कर देता है। पूछा जा रहा है कि ए की बचत कितनी है, तो इनकम यानी कि आय दिया हुआ है, खर्च कितना करता है पता है हमें, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, जो बचा हुआ राशि है वो क्या कर रहा है, अब बचत कर रहा है। यानी कि 95 में से 8000 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, तो 1500 रुपये उसने बचाया है। ए ने कितने रुपये बचाए, 1500 रुपये टोटल बचाए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक कॉलोनी में 5 परिवारों में 1 बच्चा है, 7 परिवारों में 2 बच्चे हैं, 8 परिवारों में 3 बच्चे हैं, 3 परिवारों में 4 बच्चे हैं। तो बच्चे की संख्या का बहुलक क्या है। तो बहुलक मतलब क्या होता है, बहुलक यानी कि मॉड, यानी कि जिसका नंबर जो है सबसे ज़्यादा है, यानी कि कौन से परिवार में बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा कौन से परिवार में दिख रहा है, इस 3 वाले परिवार में सबसे ज़्यादा बच्चा इस 3 वाले परिवार में कितना है, 4 है। 5 वाले परिवार में 1 बच्चा है, 7 वाले परिवार में 2 बच्चा है, 8 वाले परिवार में 3 बच्चा है। तो हमें क्या चाहिए, बहुलक चाहिए। तो सबसे अधिक बच्चा किस में है, इस 3 वाले परिवार में है। सबसे अधिक बच्चा किस में है, इस 3 वाले परिवार में, यानी कि बहुलक क्या होगा, बहुलक इस 3 वाले परिवार का होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया गया है कि 2 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है, 30 है। 2 अलग अलग संख्या है, उनका लघुत्तम यानी कि एलसीएम कितना है, 30 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी संख्याओं का एलसीएम होगा वो हमेशा वह संख्याओं का एलसीएम जो है क्या होगा, उस संख्याओं का एचसीएफ से यानी कि महत्तम से विभाज्य होगा। मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लेते कोई भी संख्या, एक संख्या x है, एक संख्या y है, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ से यानी कि महत्तम समावर्तक से हमेशा विभाज्य होगा। यानी कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हमेशा इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक से विभाज्य होना चाहिए। यानी कि 30 जिस संख्या से विभाज्य होगी उस संख्या का महत्तम समावर्तक वो संख्या हो सकती है। लेकिन जिस संख्या से 30 जो है यानी कि 30 जिस संख्या से विभाज्य नहीं होगी वह संख्या यानी कि इन दोनों संख्याओं का वो कभी भी जो है एचसीएफ नहीं बन सकता है। तो क्या 10 जो है यानी कि 30 जो है 10 से कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। 30 क्या 15 से कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। 30 क्या 12 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ये आपका जो है क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ बिल्कुल भी यानी कि महत्तम समावर्तक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर आगे देखेंगे 30 क्या 6 से कटता है, तो बिल्कुल कटता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो कि इसका महत्तम समावर्तक बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा धुंधला है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर जो है 0 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर आपका क्या हो जाता है 20 है। उसी तरीके से आगे चलता चला गया, 30 है, ये आपका 40 हो जाता है, यहाँ पर आपका 50 हो जाता है, यहाँ पर आपका 60 हो गया, 70 आपका हो गया, ये आपका 80, ये आपका 90 हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित में से प्रश्नों का उत्तर दे। और यहाँ पर जो दिया गया B1, B2, B3, B4 के पुस्तकों की बिक्री 1000 के नीचे दी गई है। यानी कि जो भी संख्या वो सभी क्या है 1000 में है। यानी कि ये सारा क्या है B1 है, ये आपका B2 है, ये आपका B3 है, ये आपका क्या है B4 है। ये जो आपका टोटल ग्राफ है इसमें क्या दी गई है, सभी जो है पुस्तकों की संख्या दी गई है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि प्रत्येक दुकान में
पुस्तकों की बिक्री में 10% की वृद्धि हो सकती है तो सभी दुकानों द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इन चार जो है चार दुकानों में कुल कितने पुस्तक जो है बेची गई वो हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर जो है कितने पुस्तक बेचे गए, B1 में 20,000 बेचा गया यानी कि 20। फिर जो है B2 में कितना बेचा गया, 40,000 बेचा गया तो 40। B3 में जो है कितना बेचा गया, 50 से ऊपर यानी कि 55 आपका यहाँ पर जो है बेचा गया। और B4 में आपका टोटल कितना बेचा गया, 80 बेचा गया। सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 5 और 9 2 11 8 कितना हो गया आपका, 19 हो गया। यानी कि टोटल पुस्तक जो है कितने बेचे गए, 195,000 पुस्तक बेचे गए। तो पूछा जा रहा है आपसे कि इस टोटल पुस्तक में अगर बिक्री में 10% की वृद्धि होती है तब जो है कुल पुस्तकों जो है संख्या कितनी होगी जो कि बेची जाएगी। तो 10% को सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/10। यानी कि पहले टोटल जो है 10 यूनिट किताबें तो उसमें अब क्या हुई, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। यानी कि पहले जो है कितनी किताबें थी, 10 यूनिट किताबें थी। अब जो है क्या हो गई, उसमें 1 यूनिट की वृद्धि, यानी कि अब जो है कितनी किताबें हो गई, 11 यूनिट हो गई। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 195 इंटू 11 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55 आपका हो गया 5, 11 × 9 = 99, अब 5 आपका हो जाएगा 99, अब 5 आपका हो जाएगा 104, तो आपका 10 हो गया। और 11 10 आपका कितना हो जाएगा, 11 और 10 आपका हो गया 21। नीचे क्या है, 10 है, नीचे 10 है तो 10 को पॉइंट में यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 214.5 हज़ार हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 214.5 थाउजेंड क्या हो जाएगा, पुस्तकों की नई संख्या हो जाएगी 10% वृद्धि के बाद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि किसी ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट दी जाती है। क्या बोला गया कि किसी ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% यानी कि 2.5 यानी कि 2.5% की छूट दी जाती है। फिर बोला गया कि उसने इसे जो 39 रुपये में खरीदा तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। तो सबसे पहले 2.5% को यानी कि 2.5% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। अगर आप इसे डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से जो इसे हल कर सकते हैं, जैसे कि 2 दूनी 4 1 5/2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/2%। परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 5 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में, यानी कि 20 दूनी 40 हो गया। यानी कि 5/2% को हम लोग 1/40 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2.5% को डायरेक्ट हम लोगों ने क्या लिख लिया, 1/40। यानी कि 40 वस्तु का, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 40 था। उसे जो है कितना में जो है खरीद लिया, 1 यूनिट कम में, यानी कि 39 में खरीद लिया। उस वस्तु का जो है अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस कितना था, मार्क्ड प्राइस 40 यूनिट था, लेकिन उसे खरीद कितने में लिया, यानी कि उसे जो है उस वस्तु को बेच उसने कितने में दिया। या तो बोले कि ग्राहक खरीदा, या फिर बोल सकते हैं कि उसे दुकानदार ने उसे बेचा। तो कितने में बेच दिया, 39 रुपये में बेच दिया। तो यानी कि 40 यूनिट का सामान 1 यूनिट के छूट में यानी कि 39 में बेच दिया। तो इस 39 यूनिट का मान, इस 39 यूनिट का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 39 रुपया दिया गया है। इस 39 यूनिट का मान यहाँ पर कितना दिया गया, 39 रुपया दिया गया। यानी कि 40 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40 रुपया। यानी कि इस वस्तु का मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपये होगा। कितना होगा, 40 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया है कि 300 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 15 सेकेंड में एक खंबे को पार करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन की चाल यानी कि ट्रेन की गति क्या होगी। तो मैं पहले वाली वीडियो में आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि दूरी बटा समय होता है। तो आप हमेशा ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो हमें चाहिए क्या, स्पीड चाहिए यानी कि चाल चाहिए। तो स्पीड बराबर क्या बताया गया, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दूरी कितना है, 300 मीटर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 300 को दूरी लिख देंगे,
नीचे क्या लिखना है, सेकेंड यानी कि समय को लिखना है। तो टोटल समय यहाँ पर कितना लेता है, तो 15 सेकेंड लेता है उस खंबे को पार करने में। तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड यानी कि गति आएगी, किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी दी गई है मीटर में दी गई है, जो समय दिया गया है सेकेंड में दिया गया है। तो जो आपकी चाल भी आएगी तो मीटर पर सेकेंड में आएगी, लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है सभी चाल का यानी कि ट्रेन की गति का, किस में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकेंड वाले चाल को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे, आपका स्पीड यानी कि गति आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 15×5 कितना हो गया, 75 हो गया। 75 को 300 से कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। तो 18 चौका आपका कितना हो जाएगा, 72, यानी कि स्पीड यानी कि गति कितना आ गया, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन की गति आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मैं आपको बॉड मास थ्योरम पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट हल कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो माइनस करने पर जो है 4329 को क्या करेंगे, 2143 में माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर आपका कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 12 में से आपका 4 चला गया तो आपका हो गया 8, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2। इसे अब क्या करना है, इस संख्या से माइनस करना है, यानी कि 2863 को क्या करेंगे, 2186 से माइनस करेंगे, क्योंकि बाहर किसका साइन है, माइनस का साइन है। तो इन दोनों संख्याओं को क्या कर लेंगे, आप माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, तो 8 7 आपका हो जाएगा 15, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6, तो आपका बाकी सारा चला गया। यानी कि इतना हल करने पर सारा कितना आ गया, 677 आ गया। 677 को अब क्या करेंगे, माइनस आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसके जो है सारा जो आप क्या कर लेते हैं, नीचे पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, 1072 है। ब्रैकेट से सबको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो प्लस आपका कितना हो जाएगा, 8240, माइनस आपका कितना हो जाएगा, 9213 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो बाहर निकलेगा, इससे भी क्या निकलेगा बाहर, -677 बाहर निकलेगा। अब क्या करेंगे, सब सारा हल कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, बाकी क्या करेंगे, अंतर यानी कि माइनस कर देंगे। जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा आपका, 2, 7 4 11 1, 2 1 3 8 1 9 हो गया। माइनस आपका इधर हो जाएगा 7 3 10 1, 7 1 8 1 9, 6 2 8, यहाँ पर आपका 9 हो गया। माइनस हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, यानी कि जो भी वैल्यू आएगा आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस का यहाँ पर पहले साइन लगा देंगे। आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर हल करेंगे तो 0 में से आपका 8 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 8, 8 में से 1 गया तो आपका कितना बचेगा, 7 आपका हो गया। यहाँ पर आपका हो गया 8 में से 3 गया तो 5, यानी कि माइनस आपका कितना आ जाएगा, इस पूरे सिंप्लीफिकेशन को हल करने पर आपका कितना आएगा, -578 आएगा। कितना आएगा, -578 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 16 रुपये प्रति मीटर की दर से 35 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार उद्यान की बार लगाने की लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो जब भी बार लगाया जाएगा यानी कि किसी वृत्त में, यानी कि क्या बोला जा रहा है कि वृत्ताकार उद्यान है, यानी कि कोई पार्क है, मान लीजिए एक पार्क है जिसके क्या करना है, जिसके चारों तरफ क्या लगाना, बार लगाना है। तो जो भी एक वृत्ताकार एक बगीचा है या फिर उद्यान जो भी बोलिए है, उसके जो है जब भी बार लगाया जाएगा तो इसके परिधि पर लगाया जाएगा, यानी कि पेरीमीटर पर बार लगाया जाएगा। जब भी लगाया जाएगा किसी सर्कल के, यानी कि किसी बगीचे को जो कि सर्कल नुमा यानी कि वृत्ताकार है, उसका जो है चारों तरफ बार लगाया जाएगा तो उसके परिधि के आधार पर लगाया जाएगा। यानी कि जितना परिधि होगा उतना ही उसे जो है क्या करना होगा, उतना ही उसे जो है बार लगाना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल यानी कि किसी भी वृत्त का पेरीमीटर का यानी कि परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपका 2πr होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, टोटल पेरीमीटर इस उद्यान का यानी कि इस वृत्त का निकाल सकते हैं। तो टोटल पेरीमीटर फार्मूला पुट करेंगे तो 2 पाई को लिख सकते हैं 22/7,
त्रिज्या कितनी दी गई है वृत्त की, तो 35 मीटर दी गई है, तो यहाँ पर 35 से गुना कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल परिमाप आ जाएगा 1 मीटर का। ये जो आपका टोटल परिमाप आएगा किसमें, मीटर में आएगा। तो 1 मीटर का यानी कि प्रति मीटर जो है कितना रुपया लगता है, 16 रुपये लगता है। तो हमें क्या निकालना है कि कुल परिधि पर कितना रुपया लगेगा, तो क्या करेंगे 16 से गुना कर देंगे। हल करेंगे तो आपका कुल रुपये आ जाएगा। हल कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपका कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 आपका हो गया। आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 यानी कि 320 आपका 32 हो गया, 352 यानी कि 352 इंटू 10 तो 3500 आपका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3520 रुपये हो जाएगा। यानी कि इस उद्यान को पूरा जो है बगीचा को घेरने के लिए जो है उसे कितना रुपया लगेगा, 3520 रुपया लगेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राशि कितनी है। क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि के एक वर्ष के अंत में जो है कितना हो जाता है, 650 रुपये, फिर दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो जाता है, 676 रुपये हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि और राशि कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो अमाउंट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी आपका अमाउंट बनता है वो क्या होता है, एक साइक्लिसिटी के हिसाब से बनता है। यानी कि जो है मान लेते कि यहाँ पर जो है पहले जो है कोई मूलधन जो है कितना था, P था, उसका जो है एक वर्ष में अमाउंट जो है कितना हो गया, 650 हो गया। यानी कि पहले साल के अंत में उसका जो है रुपये P से कितना हो गया, 650 रुपया हो गया। फिर उसी अमाउंट यानी कि दूसरे साल का अमाउंट जो है कितना हो गया, 676 रुपये हो गया। कितना हो गया, 676 रुपया हो गया। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि 650 रुपये से कितना गुना जो है बढ़कर ये 676 रुपया हो गया। तो कितना गुना जो है चेंज आया, गुना का चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 676 बटा 650 कर देंगे। कितना करेंगे, 676 बटा 650 करेंगे। तो आपका यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 13 पचे 65 हो जाएगा। काटेंगे तो आपका फिर से 2 से काटेंगे तो 26 बार में चला जाएगा, 25 बार में चला जाएगा। यानी कि ये जो है इसके कितना गुना हो गई, तो 26 बटा 25 गुना हो गई। कितना गुना हो गई, 26 बटा 25 गुना हो गए। यानी कि ये मूलधन जो है पहले वाले अमाउंट में भी क्या हुई होगी, यहाँ भी आपका 26 बटा 25 गुना हुई होगी। क्या हुई होगी, 26 बटा 25 गुना हुई होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल का 26 बटा 25 गुना क्या हो गई होगी, ये राशि के बराबर हो गई होगी। यानी कि टोटल बराबर कितना हो जाएगा, 650 रुपया हो जाएगा। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर काट लेंगे, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 50 बार में 2 से कितना बार में चला जाएगा, 25 बार में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 25 625 आ जाएगा। यानी कि वह मूलधन जो है कितना था, यानी कि वह राशि कितनी थी, तो 625 रुपये थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि शुक्र, शनिचर और रविवार का औसत तापमान कितना है, 26 है। फिर बोला गया शनिचर, रविवार और सोमवार का औसत तापमान यानी कि एवरेज टेम्परेचर कितना है, 24 डिग्री था। यदि सोमवार को वह यह जो है ठीक जो है 25 डिग्री था, तो शुक्रवार के दिन जो है तापमान कितना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का जो ये 3 दिन का जो आपका औसत दिया गया उनका क्या निकालेंगे, दिनों का योग निकाल लेंगे तापमान का। तो यहाँ पर जो है शुक्र यानी कि आपका फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, फिर आपका क्या हो गया, संडे हो गया। उनका औसत तापमान कितना दिया गया, 26 डिग्री। टोटल कितने दिन है, 3 दिन है। यानी कि कुल तापमान कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 या 78। फिर बोला गया शनिचर यानी कि सैटरडे प्लस संडे प्लस मंडे यानी कि सोमवार। कुल जो है औसत तापमान कितना था, 24 था। कुल कितने दिन के थे, 3 दिन के थे। गुना करेंगे तो आपका कुल तापमान आ जाएगा उन 3 दिनों का। तो कितना हो जाएगा, 24 या 72। फिर बोला गया कि इस सोमवार को जो है
कुल जो है सोमवार को जो है ठीक से अगर नापा गया तो जो है उसका तापमान कितना था, 25 डिग्री था। यानी कि यहाँ पर मंडे का यहाँ पर क्या दे दिया गया, आपका तापमान दे दिया गया, कितना डिग्री दे दिया गया, 25 डिग्री। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, सैटरडे और संडे का तापमान का योग निकाल सकते हैं। तो इधर 25 डिग्री को 72 डिग्री से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 22 3 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 47 डिग्री हो जाएगा। यानी कि सैटरडे और संडे का जो है तापमान कितना आ गया, 47 डिग्री। यानी कि इतने का मान कितना आ गया, 47 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, फ्राइडे यानी कि शुक्र का तापमान निकल जाएगा। फ्राइडे इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 78 डिग्री माइनस इधर जो है 47 डिग्री कुल योग है, उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि 47 डिग्री माइनस। तो फ्राइडे का आपका तापमान कितना हो जाएगा, तो 78 माइनस 47 करेंगे तो 28 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 31 डिग्री हो जाएगा। यानी कि शुक्रवार को कितना तापमान था, तो 31 डिग्री तापमान था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि यदि एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया में वृद्धि कितनी होती है, तो 44% की वृद्धि होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसके आयतन यानी कि उस गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर गोले का क्या दिया गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में बोला गया कि 44% की वृद्धि होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्फीयर यानी कि गोले का वॉल्यूम का वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है, क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बोले या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, क्या होता है आपका 4πr² होता है। यानी कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है। तो जो भी प्रभाव पड़ा होगा वो जो है किस में चेंज आया होगा, त्रिज्या में चेंज आएगा। क्योंकि कभी भी जो है ये 4π हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 4π हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जो भी परिवर्तन आएगा किस में आएगी, त्रिज्या में आएगी। यानी कि त्रिज्या जितने प्रतिशत बढ़ेगी उस हिसाब से आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी हिसाब से आपका आयतन में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि कुल उसके जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा, 44% की वृद्धि हो गई। यानी कि किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है खुद में कितना होगा, 100% होगा। यानी कि पहले जो है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 100 था, 100% था। उसमें क्या होगा, 144% की, यानी कि 44% की वृद्धि हो गई। तो 100 से कितना हो गई, 144% हो गई। तो जब दोनों के रेशियो में चेंज करेंगे, यहाँ पर ये जो परसेंट है, यहाँ पर ये परसेंट है, परसेंट हट जाएगा। यहाँ पर दोनों का जो ये जो प्रभाव पड़ेगा, जो आपका प्रभाव पड़ा वो किस पे प्रभाव पड़ा होगा, उसके त्रिज्या यानी कि r² पे प्रभाव पड़ा होगा। तो हम लोग निकाल सकते कि r पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो क्या करेंगे, r² का इतना वैल्यू है तो r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 100 का अंडर रूट 10, 144 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 12। यानी कि अगर पहले त्रिज्या 10 यूनिट थी तो बढ़कर जो है कितनी हो गई, 12 यूनिट हो गई। यानी कि वृद्धि कितनी की हुई, 2 यूनिट की वृद्धि हुई। किस में वृद्धि हुई, इस 10 यूनिट वाले में वृद्धि हुई। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। तो हमें यहाँ पर जो है परसेंट में चेंज करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंट में चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रेशियो से ही हम लोग आसानी से बना सकते हैं। रेशियो से कैसे बना सकते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर क्या आ गई, पहले त्रिज्या उसकी कितनी थी, 10 थी, अब कितनी हो गई, 12 हो गई। दोनों का रेशियो में अनुपात है तो काट सकते हैं दोनों को 2-2 से। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। यानी कि दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ गया, पहले जो है त्रिज्या 5 थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई। तो पूछा गया कि उसके आयतन में क्या जो है परिवर्तन होगा। तो आयतन का फॉर्मूला यानी कि वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3πr³ होता है। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³ होता है। यानी कि ये जो 4/3π जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जो भी परिवर्तन आएगा किस में आएगा, इस r³ वाले में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर अगर एक त्रिज्या पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 6 हो गई। पहले त्रिज्या अगर 5 थी तो अब कितनी हो गई, 6 हो गई। ऐसे जो है कितने बार करना, हमें 3 बार करना है। क्योंकि यहाँ पर कितने बार में परिवर्तन निकालना है, r³ का परिवर्तन निकालना। यानी कि अगले बार भी जो है क्या होगा, रेडियस जो है 5:6 होगा। इसके अगले बार भी कितना होगा, 5:6 होगा। सभी को गुना करेंगे तो परिवर्तन में आपका
प्रतिशत निकाल सकते हैं यहाँ पर से। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 पचे 125 आपका हो जाएगा, 6 छक 36 216 हो जाएगा। यानी कि पहले जो आर क्यू का वैल्यू कितना था, 125 था, यानी कि वॉल्यूम में जो है पहले अगर उसका 125 यूनिट था तो अब कितना हो गया, 216 यूनिट हो गया। यानी कि अंतर कितने का, यानी कि डिफरेंस कितने का आया, तो डिफरेंस यहाँ पे आपका आ जाता है, यहाँ पर माइनस करेंगे 216 को 125 में तो आपका हो जाएगा 100 में से आप माइनस कर सकते हैं 5 4 9, यानी कि 91 जो है वृद्धि हुई किसमें, 125 यूनिट्स में। 125 यूनिट से ही तो आपका 216 यूनिट हो गया, तो 125 में वृद्धि हुई। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। हल कर लेंगे तो 25 चौक 100, 25 पचे आपका हो गया 125। हल करेंगे आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, 9 चौक 36 बटा 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, आपका 1 बच गया तो 5 दूनी 10 25 अठी 40 हो गया। यानी कि कुल मिलाकर उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन यानी कि चेंज आया, तो 72.8% का चेंज आया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि दूध और पानी के 1 बिलियन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है। यानी कि मान लेते कि पहले वाले बिलियन यानी कि ए वाले बिलियन में दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। ए वाले बिलियन में जो है मिल्क और वाटर यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है। फिर बोला गया कि दूसरा बिलियन, तो मान लेते बी बिलियन, उसमें जो है मिल्क और वाटर होगा। तो बोला गया कि दूसरे बिलियन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 है, यानी कि 2:1 है। फिर बोला गया आगे क्वेश्चन में कि पहले बिलियन के 40 लीटर को, पहले बिलियन के कितने लीटर के, 40 लीटर को, यानी कि इस 5 यूनिट का टोटल वैल्यू कितना है, 40 लीटर है। इस 5 यूनिट का टोटल वैल्यू कितने लीटर है, 40 लीटर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 5 से 40 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 8 बार में। यानी कि यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि ए से जो है कितना दूध लिया गया और कितना पानी लिया गया। तो 1 यूनिट बराबर अगर 8 लीटर है तो मिल्क का यहाँ पर जो है मात्रा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर अगर 8 लीटर है तो मिल्क की मात्रा यानी कि 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 या 24 लीटर हो जाएगा। तो 24 लीटर आपका क्या हो गया, मिल्क हो गया। मिल्क हो गया तो वाटर भी निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8 लीटर है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 लीटर हो जाएगा। यानी कि ए से 24 लीटर दूध लिया गया और ए से जो है 16 लीटर पानी लिया गया। फिर बोला गया कि दूसरे वाले बिलियन के जो है 30 लीटर को साथ मिलाया गया, यानी कि दूसरे वाले बिलियन से जो है कितना लिया गया, 30 लीटर लिया गया। यानी कि इस टोटल जो है 2 या 1 3 यूनिट के बराबर कितना लीटर है, तो 30 लीटर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना लीटर हो जाएगा, 3 से काटेंगे 30 को तो 10 बार में चला जाएगा। यानी कि बी से जो है दूध कितना लिया गया, तो 1 यूनिट बराबर अगर 10 लीटर है तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 लीटर। और अगर 1 यूनिट बराबर अगर पानी अगर 1 यूनिट है बी में, तो 1 यूनिट बराबर 10 लीटर है। यानी कि पानी जो है कितना लिया गया, बी से 10 लीटर। बी से दूध लिया गया 20 लीटर और बी से जो है पानी लिया गया 10 लीटर। तो बोला गया कि जब दोनों को मिलाया गया, इन मिश्रणों को दोनों को मिलाया गया, तो जो तीसरे मिश्रण जो बना यानी कि तीसरा जो आपका बिलियन बना, उसमें जो है कितना दूध और कितना किस अनुपात में पानी था, ये आपसे पूछा गया। तो मान लेते कि तीसरा बिलियन सी है, उस बिलियन में जो है मिल्क कितना लिया गया, ए से 24 लीटर दूध लिया गया और बी से 20 लीटर दूध लिया गया। तो टोटल दूध जो है कितना लिया गया, कुल मिलाकर 24 लीटर ए से, 20 लीटर बी से, यानी कि कुल मिलाकर मिल्क जो है 44 लीटर लिया गया है। फिर यहाँ पर जो है ए से 16 लीटर पानी लिया गया और बी से 10 लीटर क्या लिया गया, पानी लिया गया। तो टोटल कितने लीटर पानी लिए गए, यानी कि वाटर कितना लीटर लिया गया, तो 10 और 16 26 लीटर लिया गया। दोनों का क्या पूछा गया, अनुपात। हल कर लेंगे यहाँ पर, तो 22 दूनी 44, यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 दूनी 26। यानी कि तीसरे बिलियन में मिल्क और दूध यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया, 22:13। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि स्मिथ 10, 12,
15-20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्ग की चारों भुजाओं को तय करता है। यानी कि एक वर्ग के कितने भुजा होते हैं? 4 भुजा होते हैं। एक भुजा को जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरे भुजा को 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, तीसरे को 15, चौथे को 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि स्मिथ की औसत चाल कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते कि सभी इस वर्ग की सभी भुजा की लंबाई कितनी है? ए सेंटीमीटर है। क्या मान लेते हैं? 1 किलोमीटर है। क्या मान लेते हैं? 1 किलोमीटर है, क्योंकि चाल आपकी किलोमीटर में दी गई है। तो मान लेते कि सभी की दूरी जो है कितनी है? 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो है औसत चाल यानी कि चाल निकालने का फॉर्मूला मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। यानी कि कुल मिलाकर चलना कितना है? तो ए साइड ए चाल, ए दूरी इधर, ए दूरी इधर, ए दूरी इधर, ए दूरी इधर, यानी कि टोटल 4 ए दूरी जो है हमें चलना है। तो ऊपर जो क्या आ गया? टोटल दूरी यानी कि कुल टोटल डिस्टेंस आ गया, यानी कि कुल दूरी आ गई। नीचे क्या लिखना है? कुल समय को लिखना है। तो पहले जो है एक भुजा को 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, यानी कि समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। यानी कि ए दूरी को 10 की चाल से चलता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पहले वाली भुजा को कितने समय में पार करता है, ये समय निकल जाएगा। यानी कि पहले वाला भुजा को ए बटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ए बटा 10 समय लेता है। फिर उसी तरीके से दूसरा समय कितना लेगा? तो ए बटा जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। तीसरा वाला समय कितना लेगा? तो ए बटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा से। चौथा वाला समय लेगा ए बटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। हल करेंगे, आपका एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल आ जाएगी। हल कर लेंगे यहाँ पर, तो 4 ए आपका हो गया। ए जो है क्या हो जाएगा? टोटल कॉमन हो जाएगा। तो नीचे एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम में हो जाएगा 10, 12, 15 और 20 का एलसीएम आपका हो जाता है 60। 10 छक्का आपका हो जाएगा 60, 12 पचे आपका हो जाएगा 60, 15 चौका आपका हो जाएगा 60 और 20 तिया आपका हो जाएगा 60। ए से ये जो है पहले चला गया यहाँ पर 4, 60 जो आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। नीचे जो है टोटल जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा? तो 6 5 11, 4 15, 3 आपका कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। हल करेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। तो 6 तिया 18, 6 दही आपका हो गया 60। टोटल आपका कितना हो गया? 40/3, यानी कि पूर्णांक में आंसर चाहिए तो पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई? उस जो है स्मिथ की औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड हो गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक डीलर सामान को उसकी सूची मूल्य पर 10% की छूट लेकर खरीदता है और उसी सूची मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। तो मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस खुद में कितना होता है? किसी भी वस्तु का सूची मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस जो है खुद में कितना होता है? 100% होता है। तो 100% का सामान पहले उसने 10% की छूट पे खरीदा, यानी कि 100% का सामान उसने 90% में खरीद लिया। फिर उसे बेचा कितने में? जितना जो है पहले सूची मूल्य था यानी कि मार्केट प्राइस था, उससे 10% अधिक में बेच दिया। यानी कि 100% अगर पहले सूची मूल्य था तो उससे 10% अधिक यानी कि 110% में बेच दिया। तो 100% का सामान उसने 90% में खरीदा और उसे बेच कितने में दिया? 110% में बेच दिया। तो उसका लाभ कितने का हो रहा है? 90% का सामान 90% में खरीदा था, 110% में बेच दिया, यानी कि टोटल जो है लाभ कितने का हो रहा है? तो 20% का लाभ हो रहा है। लाभ या फिर हानि परसेंट निकालने के लिए हमेशा जो है क्या लिखाता है? नीचे सीपी लिखाता है। तो उस व्यक्ति का यानी कि उस डीलर का जो है सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है? तो 90% है। परसेंट यहाँ पर हट जाएगा। हमें परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 चला गया तो आपका कितना हो जाएगा? 200/9। परसेंट में वैल्यू यहाँ पर चाहिए तो पूर्णांक में यहाँ पर आंसर दिया गया तो पूर्णांक में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 22.2/9% आपका आ जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है।
यदि उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर दिया गया है कि 3 व्यक्तियों का औसत आयु कितना है, 30 वर्ष है। यानी कि हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं कि उन 3 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी है। तो 3 व्यक्तियों का अगर औसत आयु 30 है तो उसमें 3 गुना कर देंगे, यानी कि व्यक्तियों की कुल संख्या को गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उन 3 व्यक्तियों की कुल आयु निकल जाएगी। तो 30 थी आपका कितना हो जाएगा, 90। यानी कि उन 3 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी है, 90 है। और उनका जो है कितना कितना अनुपात में वैल्यू दिया गया, 3:5:7। यानी कि टोटल कितने यूनिट है, तो 7 5 12 3 15 यूनिट है। यानी कि 15 यूनिट बराबर जो है कितने वर्ष है, 90 साल है। 15 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने साल आ गया, 6 साल आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो सबसे बड़ा व्यक्ति जिसका सबसे बड़ा यूनिट होगा उसी व्यक्ति की सबसे बड़ी आयु होगी। तो सबसे बड़ा यूनिट जो हमें रेशियो में कौन सा दिख रहा है, √7 दिख रहा है। सबसे बड़ी आयु जो है इसमें जो है यूनिट में कौन सा दिख रहा है, 7। यानी कि 7 यूनिट वाला व्यक्ति जो है सबसे बड़ा होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 6 है तो 7 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़े व्यक्ति का उम्र कितना है, 42 यानी कि 42 वर्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये आपका ग्राफ है, ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ प्रश्न में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दुकान B1, B2 और B4 से पुस्तकों की औसत बिक्री से निकटतम क्या है। तो ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, ये आपका B4 है। यहाँ पर जो आपका अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ B1 है, ये आपका B2 है, ये आपका B3 है, ये आपका B4 है। यानी कि हमें चाहिए क्या, B1 और आपका B2 और आपका यहाँ पर B4 की औसत बिक्री पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कितनी होगी। तो B1 की जो है यहाँ पर जो है बिक्री कितनी हुई थी, ये जो आपका 0 था यहाँ पर आपका 10 था, यहाँ पर आपका 20 था। तो B1 की जो है बिक्री कितनी हुई है, तो 20,000 हुई है। कितनी हुई है, 20,000 हुई है। यहाँ पर 20,000 लिख देंगे। B2 की जो है कितनी बिक्री हुई है, तो टोटल जो है यहाँ पर कितनी हुई है, 40,000 जो है बिक्री हुई है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि सभी पुस्तकों की बिक्री जो है क्या है, 1000 में है। तो यहाँ पर 40 यूनिट अगर है तो टोटल जो है कितने बिक्री हुई है, 40,000 बिक्री हुई है। उसी तरीके से B4 में जो है कितनी बिक्री हुई है, तो 80,000 टोटल बिक्री हुई है। सभी का क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर औसत निकालेंगे। तो 8 2 10 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 पे 4 शून्य, हमें चाहिए क्या, औसत चाहिए। टोटल जो है कितने जो है दुकान है, तो B1 B2 B4 यानी कि टोटल 3 दुकान है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, आपका जो आंसर आएगा वही सही आंसर होगा। जो आपका आंसर होगा तो किस में होगा, निकटतम में होगा, यानी कि अप्रॉक्स में होगा। तो यहाँ पर इसे भाग देकर देख लेते, तो 3 चौका पे कितना हो जाएगा, 12, 2 बचा तो 3 छक 18, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, एक बार और बचा तो 3 छक 18। यानी कि लगभग जो आपका कितना हो जाएगा, औसत बिक्री जो है कितना हो जाएगा, 46,666 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा सिंप्लीफिकेशन है, आपको हल करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, 45 × 11 है। क्या करना है, टोटल इस ब्रैकेट वाले को क्या करना है, 3 से भाग करना है। यानी कि इसे 3 नीचे लिख देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे 45 को तो 15 बार में चला जाएगा। 15 × 11 आपका कितना हो जाएगा, तो 15 10 150, 150 आप 15 आपका कितना हो जाएगा, टोटल 165 हो जाएगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को हल करने पर आपका आंसर कितना आया, तो 165। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित राशि पर पहले 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है, 4% है। यानी कि पहले 2 वर्षों का ब्याज दर कितना है, 4%। फिर बोला गया कि अगले 4 वर्षों के लिए ब्याज दर कितना है, 6% है। अगले 4 वर्षों के लिए ब्याज दर कितना है, 6% है। फिर बोला गया कि अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर कितना है, 8% है। कितना है, 8% है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 9 वर्षों के अंत में अर्जित कुल साधारण ब्याज अगर 1120 रुपये है तो राशि यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या है जो कि उसने जो है ब्याज पर उस पैसे को लगाया था। आपसे उस राशि पूछी जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि टोटल जो है
कितने प्रतिशत जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि कुल कितने प्रतिशत साधारण ब्याज जो है उस राशि पर उन 9 सालों में लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, कुल जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे परसेंट में। तो 2 साल का यानी कि 2 वर्ष के दौरान जो है 4% का रेट लगता है, यानी कि 1 साल में 4% का ब्याज लगता है। तो 2 साल में जो है कितना लग जाएगा, तो पहले 2 साल में अगर 1 साल में 4% लगता है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। लेकिन 2 साल के बाद जो है अब रेट 4% से बढ़कर रेट अब कितनी हो गई आपकी, 6% हो गई। यानी कि पहले अगर उसकी रेट 4% थी तो 2 वर्ष के बाद उसकी रेट 6% हो गई, और 6% रेट जो है अगले 4 वर्षों तक रही है। तो उसका जो है उन 4 वर्षों में कुल कितना ब्याज मिला प्रतिशत में, तो 1 साल में 6%, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, तो 6 चौक 24%। फिर बोला गया कि अगले 3 साल में यानी कि 2 साल, उसके 4 साल, उसके अगले 3 साल के लिए जो है 8% की दर से रेट लग रहा है। यानी कि अब जो है 6% की दर से बढ़कर जो है रेट यानी कि दर कितनी हो गई, 8% हो गई। तो 8% दर जो है कितने सालों तक लगता है, तो 3 सालों तक लगता है। तो कुल कितने जो है उन 3 सालों में कुल कितने प्रतिशत ब्याज लगा होगा, तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि अगले 3 सालों तक और 24% ब्याज लगा होगा। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल सिंपल इंटरेस्ट यानी कि कुल साधारण ब्याज हो गया परसेंट में। तो टोटल कितना हो गया साधारण ब्याज, 24 24 48 48 8 आपका कितना हो गया, 56%। यानी कि कुल मिलाकर उन 9 सालों में 56% यानी कि 56% ब्याज लगा है। और इसी 56% का वैल्यू कितना दिया गया है, 1120 रुपया दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि वह राशि यानी कि प्रिंसिपल कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन खुद में कितना होता है, 100% होता है। कोई भी राशि या फिर मूलधन खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो 56% का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है प्रश्न में, 56% का वैल्यू 1120 दिया गया है। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना, यानी कि 100% का वैल्यू चाहिए हमें। तो हल करेंगे यहाँ पर पहले, तो 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 56 दुनिया आपका कितना हो जाएगा, 112, यानी कि 2 बार में चला जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 20 रुपया आ गया। हमें चाहिए क्या, 100% का वैल्यू। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। आपका क्या आ जाएगा, 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2000 रुपया आ जाएगा। यानी कि वह धन राशि यानी कि वह राशि कितनी थी, तो 2000 रुपये थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। तो क्वेश्चन में देखेंगे कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जिनमें पुस्तकों की बिक्री औसत बिक्री से कम है उन दुकानों की संख्या कितनी है। यानी कि टोटल कितने दुकान है, 4 दुकान है। तो टोटल जो है जितने पुस्तक बेचे गए इन 4 दुकानों द्वारा उनका औसत जो है, उनका औसत पुस्तकों की संख्या जो भी है उससे जो है कम, उससे कम जो है किस दुकानदार द्वारा जो है पुस्तकों की बिक्री की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, चारों दुकानों का औसत बिक्री निकालेंगे। तो औसत बिक्री आपका कितना हो जाएगा, B1 में जो है, B1 में कितना बिक्री किया गया था, तो आपका 20,000 किया गया था। B2 में आपका किया गया था 40,000। B3 में आपका किया गया था 55,000। और B4 में आपका किया गया था 80,000 किया गया था। सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 और 9 2 11 8 19 हो गया। यानी कि 195 टोटल। हमें चाहिए क्या, औसत चाहिए। टोटल कितने दुकान थे, 4 दुकान थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा औसत, 4 चौक 16 हो जाएगा। 3 बचा तो 4 8 आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर आपका कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा तो 4 7 28 4 25 20। यानी कि आपका औसत कितना आ गया, 48.75 आ गया। यानी कि औसतन जो है कितना, 48,000, यानी कि 48.75 हज़ार जो है क्या किया जाता है, पुस्तक बेचा जाता है उन चारों दुकानदारों द्वारा औसतन। तो इस औसत से कितने ऐसे दुकान है जिनका जो है इस औसत से कम बिक्री किया गया है। तो इस औसत से क्या कम है, 20 भी कम है, 40 भी जो है क्या है, 48 से कम है। ये दोनों क्या है, अधिक है। यानी कि टोटल जो ऐसे कितने दुकान है, तो 2 दुकान है। टोटल ऐसे कितने दुकान है जिससे औसत से जो है कम बिक्री की गई है, तो टोटल ऐसे 2 दुकान है। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।